हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब लाइव क्लासेस। इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज जो मैं आपको सामने जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आया हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का लेके आया हूं। वो कौन सा है बच्चे? आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट डेटा पूछा जाता है। पूरा डेटा ड्रिवन चैप्टर है ये, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो, ये चैप्टर अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, पूरे क्लास 12 सिलेबस का सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही है, और सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, मेमोरी बेस्ड, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। बहुत कुछ याद करना है इस चैप्टर में। तभी हमने क्या किया है, इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन मैं आप सब लोग को दे रहा हूं। डोंट वरी, मैं इसका लाइव वर्जन भी आपको पढ़ाऊंगा विद क्वेश्चंस, उसकी चिंता नहीं करेंगे आप। रिकॉर्डेड और लाइव वर्जन दोनों होगा। अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल। सो मैंने आपसे वादा किया था कि हर दिन क्लास होगी, तो इसी वजह से आपकी ये क्लास हो रही है। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, लाइक बटन जरूर जरूर दबाएंगे, एंड पूरी को वीडियो को एंड तक आपको देखना है। लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो। हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया। और हाँ, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आप सभी को। टास्क ये है कि बीच बीच में क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, जैसे आप पॉज करते हो तो वो टाइमलाइन कैप्चर हो जाती है, तो उस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो प्लीज डू दैट एक्टिविटी। आप सबको एक्टिविटी जरूर जरूर परफॉर्म करनी है। ठीक है, एंड आप लोग को बच्चों बेसिकली 3 ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आपको इम्बाइब से जुड़ना है तो इम्बाइब हैज अ वेरी ब्यूटीफुल 3 ऐप्स। ठीक है, 3 ऐप है बच्चों हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत सी 3 ऐप है, जिससे आपका क्या हो सकता है ना बच्चों, पूरा का पूरा पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। वो कौन से? वर्चुअल ऐप एक्सपेरिमेंट ऐप, इम्बाइब, आपका इम्बाइब लर्निंग ऐप, जहां पे आपकी क्या होती है बच्चों, सारी लाइव क्लासेस वहीं पे होती है। एंड देन वी हैव अ इम्बाइब लेंस ऐप। ठीक है, जिसमें आप चीजों को 3D में विजुलाइज करके देख सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। लेक्चर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं अब हम। ठीक है, चला जाए। और हाँ बच्चों, हमारे पास एक अकेले इसके अलावा वी हैव अ लर्न प्रैक्टिस सेगमेंट। कई सारे सेगमेंट होते हैं। तो बच्चों, अगर हम टॉपिक देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी इसके 2 मेन टॉपिक हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सी आपके सामने एक वीडियो है, तो लेट्स प्ले दैट वीडियो फर्स्ट। सुंदरबन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे बच्चे? सिचुएटेड इन, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में है। मेरा मतलब मेरे को जाने का बहुत मन है, बस दूर दूर से देखा है मैंने कभी सुंदरबन। ठीक है, मैं जाऊंगा जरूर एक ना एक बार सुंदरबन। आई लव दीज टाइप ऑफ प्लेसेस। तो सुंदरबन आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो कभी भी अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो प्लीज ट्राई टू विजिट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो समझना, चल इस चैप्टर को समझते हैं बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। He is also regarded as the father of biodiversity. इनको हम फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। किसको? एडवर्ड विल्सन को। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। और इट हैज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, प्रोवाइड नरिशमेंट, हाउसिंग एंड सेवरल अदर रिसोर्सेज। तो ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग रिसोर्सेज शो करते हैं आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए। आपके जो नॉर्मल दिनचर्या है उसमें जीने के लिए बहुत अलग अलग चीजें शो करते हैं। तो एक वीडियो है, तो इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी कैनोपी है ये, कितना अच्छे तरीके से, देखो ये प्लांट्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये हो जाए ना आपकी बिल्डिंग, कार्स के एकदम हॉर्न हो तो कितना बुरा लगता है। ये सोचो कितना अच्छा व्यू है ये। ठीक है, चलो। वाह क्या जिंदगी है पांडा भाई साहब की, देख रहे हो? मस्त बैठ के अपना क्या कहते हैं, ये बैम्बू खा रहा है। इट्स इजी ईटिंग बैम्बू लीव्स। सी जिंदगी हो तो एकदम पांडा भाई साहब की तरह हो। ठीक है, तो अब हम लेट्स स्टार्ट विद द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो देयर इज नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट और endangered. The giant panda is under conservation program. The reason for their low number is due to the loss of their natural habitat. ठीक है, हमने क्या किया उसका, जैसे कि आपका ये पांडा है, जायंट पांडा है बच्चों, इसका भी नंबर कम होते जा रहा है। ठीक है, इसका नंबर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी इंडस्ट्रीज हमने खड़ी कर दी, और इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमंस। वही हो गया ना, हमने इनके घरों को तबाह कर दिया, हमने इनके प्रॉपर घरों को तबाह कर दिया। तो अभी जाएंगे कहां? ठीक है, अब ये जाएंगे कहां? तो वही इनके साथ कंडीशंस रहती हैं
तो शुरुआत करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले हम अपने डाइवर्सिटी के अंदर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जिसको हम शॉर्ट में जीडी भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल देम एज जीडी। सो इट रिफर्स टू द वेरिएशन अमंग द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये आपके जेनेटिक रिसोर्सेज अमंग द ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि आपके हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है, ठीक है, डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पे ये ग्रो करता है, और इसके अंदर में एक अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन है। रिसरपाइन क्या है बच्चों, इट्स एन अल्कलॉइड, ठीक है, ये एक अल्कलॉइड है जो कि दिया जाता है टू मेंटल पेशेंट, इट इज बीन गिवन टू द मेंटल पेशेंट्स, ठीक है। ये अल्कलॉइड किसको दिया जाता है बच्चों, मेंटल पेशेंट्स को दिया जाता है। रोवोल्फिया वोमिटोरिया जिसका नाम है, ठीक है। रिसरपाइन इट्स अ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, के लिए भी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो हमने क्या पाया बच्चों, रोवोल्फिया वोमिटोरिया के अंदर में अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन, ये जो आपका अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन, रिसरपाइन का कंसंट्रेशन है, पूरे आपके अलग अलग हिमालयन रेंजेस पे अलग अलग तरीके से पाया गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी की। एक जीन के अंदर में भी अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होती है। फिर आता है बच्चा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। So species diversity stands for, it refers to the variety of different types of species found in a particular area। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने अलग अलग किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं। जैसे कि आपके वेस्टर्न घाट, इसमें एकदम वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न घाट्स ऑफ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आपके एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग स्पीशीज है उससे डिपेंड करता है। नो टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर प्रिसाइजली सिमिलर, ठीक है। एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस, ये आपका क्या करता है बच्चों, ये आपका बैलेंस इन द इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। तो हमारे पास देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पैंथर, वाह ब्लैक पैंथर है, जैगुआर है, रिवर डॉल्फिन है, फ्रॉग, डेंजरस फ्रॉग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर में अलग अलग आपके क्या है, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, ओक, मैपल, एश एंड हॉर्स चेस्टनट भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लार्जर पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम एक कम्युनिटी को देख सकते हैं, दो कम्युनिटी को देख सकते हैं, दो कम्युनिटी को एक साथ देख सकते हैं, हम तीन कम्युनिटी को एक साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पूरे की पूरी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, इसको हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। इसी के अंदर में अल्फा, बीटा और गामा आते हैं। इट रिफर्स टू द वेरिएशन, लेकिन हम एनसीईआरटी पे स्टिक रहने वाले हैं। इट रिफर्स टू द वेरिएशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय फूड चेन एंड फूड वेब्स। इट इज द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम्स लाइक डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव, ठीक है। इसी को समझाया था किसने, डेविड टिलमैन ने समझाया था यूजिंग द लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था बच्चों, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने समझाया था, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स फाउंड दैट प्लॉट विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। मतलब उन्होंने क्या पाया बच्चों, जिस स्पॉट में क्या है बच्चों, प्लांट्स का नंबर ज्यादा है तो उस प्लॉट में उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, और उसकी अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसका बायोमास भी क्या है बच्चों, उसका हाई रहेगा। और उन्होंने ये भी शो किया था कि अगर आपके अंदर में एक प्लॉट के अंदर में वेरिएशंस ज्यादा हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर इसमें अंदर वेरिएशन कम है तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपको बायोमास का प्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी। सो डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट फाउंड दैट plot with more species showed less year to year variation in total biomass. He concluded that increased productivity in ecosystem is the result of higher biodiversity. मतलब जितनी biodiversity higher होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी productivity higher रहेगी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि biodiversity is directly proportional to productivity, कि जितना ज्यादा आपकी biodiversity होगी उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बच्चों, बायोमास का कंसंट्रेशन होगा। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसने दिया था बच्चों, डेविड टिलमैन के लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था, ठीक है। डेविड टिलमैन के लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक साथ में पढ़ते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है। हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो आईयूसीएन के मुताबिक 2004 के आईयूसीएन का जो डेटा है मैं हाइड कर देता हूं, आप देख सकते हो।
So the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN 2004 estimated that the total number of plant and animal is 1.5 million species. ठीक है, आपके NCERT में लिखा हुआ है कि IUCN के मुताबिक 2004 के IUCN के डेटा के मुताबिक कितने 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं प्रेजेंट। लेकिन वहीं पर रॉबर्ट मे ने, अगर आप उसी पेज में NCERT में देखेंगे, रॉबर्ट मे का डेटा अलग है। रॉबर्ट मे ने क्या कहा है कि अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है। ठीक है, रॉबर्ट मे के डेटा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि एक दो स्पीशीज नहीं है, टोटल 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। सो मोर देन 70% ऑफ द क्या कहते हैं वो जो स्पीशीज होती है वो क्या है, एनिमल्स है, वाइल प्लांट्स जिम्नोस कंप्राइजेस मोर देन 22%। तो अगर आप देखते हो, अगर इनका पूरा डेटा देखा जाए तो आपका 70%, अगर मैं चलो एक सर्कल बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, मोर देन आपके 70% तो आपके क्या है, 70% तो आपके क्या है बच्चों, एनिमल्स है। ठीक है, ये 70% क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके एनिमल्स हैं ये। ठीक है, अब इसमें से बच्चों आपका 22% प्लांट्स है और बाकी कितना बच्चा बच्चों, 8%। आपका जो 8% है, रिमेनिंग 8% इज अदर्स। ये जो 22% है बच्चों, ये आपका प्लांट्स हो गया और बाकी ये जो 8% है ये अदर्स है। क्लियर है? तो ये आपका यहां पे मेंशन किया गया। तो ये आपका बेटा एनसीईआरटी से लिए गए हैं बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो अगर हम एनिमल्स को भी देखें तो हम डिवाइड कर सकते हैं किसको, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड देम इनटू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का यहां पे दिखाया गया बच्चों, यहां पे सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट्स का होता है, फिर मोलस्क, देन आपका क्रस्टेशियन एंड देन अदर एनिमल्स यहां पे मेंशन है। मतलब सबसे ज्यादा आपके ये सारे डेटा आपको अच्छे से याद करना है। वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा नंबर किसका होता है बच्चे, आपका फिशेस का होता है। देन आपके एम्फीबियंस एंड मैमल्स लगभग सिमिलर हैं, और वहीं पे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का नंबर क्या होता है बच्चों, आपका नियर अबाउट सिमिलर चला जाता है। और वहीं पे अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो एंजियोस्पर्म एंड आपका फंजाई का नंबर लगभग सिमिलर है। वहीं पे एल्गे का नंबर ज्यादा है, एंड देन लाइकेंस एंड देन फर्न्स एंड देन मॉसेस का नंबर होता है। तो वहीं पे यहां पे डेटा लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। सो अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके इंसेक्ट। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स फिशेस कांस्टिट्यूट 50% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया बच्चों आपका एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। ठीक है, इंडिया क्या है बच्चों, एक कृषि प्रधान देश होता है। इसके अंदर में हम कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया चेक करें, ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी इंडिया चेक करें तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डाइवर्स नेशन है, पर पूरी दुनिया में देखो कितना बेहतरीन सा हमारा इंडिया का झंडा बनाया गया है। वाओ, इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। 2.4% बहुत बड़ी बात है। और इंडिया बच्चों वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है, जो द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज 8.1%। ठीक है, इट एस्टिमेटेड दैट 1000 मतलब कि हमारे पास अराउंड 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप स्पीशीज कौन से, पिजन पी हो गया, एग प्लांट हो गया, कुकुम्बर हो गया, कॉटन हो गया, सेसमे हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं। More than 3 lakh animals and 1 lakh plant species is yet to be discovered. ठीक है, diversity is depleting at a drastic rate at various program on biodiversity. So, conservation are being launched to conserve nature and biodiversity. ठीक है, diversity is deplete कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये आपका डिप्लीट करते जा रहा है। डाइवर्सिटी इज डिप्लीटिंग एट अ ड्रास्टिक रेट एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर बीइंग लॉन्च्ड टू कंजर्व नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं बच्चों एक और कम्युनिटी के बारे में, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्टेबल कम्युनिटी। व्हाट डज द वर्ड स्टेबल कम्युनिटी मींस? अ स्टेबल कम्युनिटी इज वन व्हिच डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। मतलब वो इतना ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करते आपके प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू डिस्टर्बेंस वेदर नेचुरल और मैनमेड। इट मस्ट शो रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। आगे बढ़ जाएंगे।
तो देखो बच्चों, ये आपका एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे मिलेगा, जिसमें आपको चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताना होता है। ठीक है, चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताना होता है कि जैसे कि ये डाइवर्सिटी कौन सी है, ये डाइवर्सिटी कौन सी है। तो मैं एक रैंडमली डाल के देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स सपोज हम इसको स्पीशीज में ले जाते हैं, हम इसको जेनेटिक्स में ले जाते हैं, हम इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ले जाते हैं। तो क्या ये करेक्ट आंसर है? बोला। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दैट्स आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके एमवाइब ऐप पे मिलते हैं। लेट्स गो। ये बच्चों, ये तो आपका होमवर्क है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन रॉ वेलफेयर ओमेटोरिया प्लांट, ये आपका होमवर्क है। प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर करेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होमवर्क है बच्चों, ये रहा आपके सामने। Which among the following is one of the mega diverse countries? आपका कौन सा मेगा डाइवर्स कंट्री? इंडिया, जर्मनी, कनाडा, रशिया। आपको बताना है कमेंट सेगमेंट में, वीडियो को पॉज करके। लेट्स गो। अब हम क्या समझने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी वेरीज विद द चेंजेस इन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, कि हमारा क्या करता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी चेंज करता है। जैसे कि आपके इक्वेटर की तरफ वाले कंट्रीज में क्या होता है बच्चों, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और वहीं पे अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, बहुत ही कम हो जाती है। सो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझ लेते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So several biodiversity patterns can occur with various species, communities, regions and habitats, biome, ecosystem and in the entire earth. The ecologists studied biodiversity in the environment and observed a regular pattern in which diversity is distributed over the entire area of the earth. ठीक है, तो Charles Robert Darwin described 3 different patterns and levels of biodiversity. Species vary globally, species vary locally and species over time. तो अब हम समझते हैं बच्चों क्या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अनुसार क्या होता है बच्चे, आपका जो इक्वेटर है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होगी नियर द इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं होता, एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, जैसे हम पोल की तरफ मूव करते जाते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चे, आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, दिन पर दिन घटती चली जाती है। ठीक है, ये क्या कर जाएगी, रिड्यूस करती जाएगी। इट मींस डाइवर्सिटी इज मोर एट ट्रॉपिक्स पे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। सो इंडिया इज क्या एक ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल टेरिटरी पे है, हैज गुड स्पीशीज रिचनेस। दैट्स व्हाई इंडिया के पास क्या है बच्चों, काफी ज्यादा अच्छी स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है। अगर हम ट्रॉपिक्स पे देखें 23.50 नॉर्थ एंड 23.50 साउथ आर लेस सीजनल, कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, अलाउइंग नीश स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। Tropical latitudes have more than 1200 species of bird, 1200 species of birds present है इसमें। ठीक है, और वहीं पे अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि आपके साउथ में, देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस डेटा वेरी वेल। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है। ठीक है, जो कि किसने दिया था बच्चों, इट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है बच्चों, एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। ही वाज अ जर्मन नेचुरलिस्ट and a geographer who proposed the species relationship during the extensive exploration in the wilderness of South American jungle। देखो ये पूरा का पूरा आपको लाइन एज इट इज याद करनी है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे, एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे जो कि साउथ अमेरिकन जंगल्स में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। उन्होंने क्या पाया कि जितना आप जंगल के अंदर जाते जाओगे उतना क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी अप टू अ टाइम। ही ऑब्जर्व दैट within a region species richness increased and increasing explored area but up to a certain limit। एक particular limit तक ही ये क्या हो रहा था बच्चों, ये move करता जा रहा था। ठीक है, the relationship between species richness and area can be given by the equation where in fact the relation between species richness and area for a wider of Taxa turns out to be a rectangular hyperbola। जब इसको हमने ग्राफ को मार्क किया तो ये कैसे मिला बच्चों, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका लॉग स्केल निकाला तो फॉर्मूला ये है। देखो आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, आपके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये क्या है बच्चों, इसका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला फॉर्म है ये। ठीक है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्या है बच्चों, जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो ये क्या है बच्चों, एक लॉग स्केल में आपका एक लीनियर लाइन आई। ये आपकी क्या है बच्चों, एक लीनियर लाइन आई है, और ये क्या है बच्चों, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।
ठीक है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज, जो z की वैल्यू है बच्चों वो 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करती है फॉर द स्पीशीज रिलेशनशिप ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट। अगर आप पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में देखोगे द स्लोप ऑफ द लाइन इज मच स्टीपर, और स्टीप होती जाएगी, और उसका रेंज कितना हो जाएगा 1.6 टू 1.2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग एनिमल्स बर्ड्स, ठीक है, उसके में एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उसका स्लोप कितना पाया गया 1.15 पाया गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। अब बच्चों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी समझेंगे, वो क्या है बच्चे आपकी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। व्हाट इज अ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? So according to this hypothesis, ये किसने दी थी बच्चों? This was given by Paul Ehrlich ने दी थी। According to this hypothesis, in an aeroplane, all the parts are joined together by thousands of rivets। ठीक है, सारे के सारे एरोप्लेन में जो पार्ट्स है बच्चों वो कई सारे रिवेट्स से जुड़ के बने। रिवेट्स क्या होता है बच्चों? What is this word? Rivets means screw। रिवेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रिवेट्स का मतलब होता है आपका स्क्रू। ठीक है, कई सारे स्क्रू से मिलके जुड़े हैं, बने होते हैं। इन द इकोसिस्टम ऑल आर जॉइंट टुगेदर बाय थाउजेंड। वही चीज हो गया कि जैसे हमारे इकोसिस्टम में अगर हम एरोप्लेन, यहाँ पे एरोप्लेन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एरोप्लेन को हम कंसीडर कर रहे हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम और स्क्रू को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे? आपकी स्पीशीज से। तो जैसे एक एरोप्लेन के अंदर में बच्चों थाउजेंड्स क्या लैक्स ऑफ स्क्रू प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से इकोसिस्टम के अंदर बच्चों लैक्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसको डैमेज करते जाएंगे तो इनिशियली कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? इसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्म पहुंचने लग जाता है। इन द इकोसिस्टम ऑल आर जॉइंट टुगेदर बाय थाउजेंड ऑफ स्पीशीज। इन द इकोसिस्टम इफ अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट इनिशियली इट मे नॉट अफेक्ट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, हाउएवर रिमूवल ऑफ मोर स्पीशीज, ठीक है, जब हम इस स्पीशीज को ज्यादा रिमूव करेंगे लीड टू द मेजर डिस्टर्बेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। द हाइपोथेसिस हाइलाइट्स द कंडीशन ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर द लॉस ऑफ सर्टेन स्पीशीज, ठीक है, affect the function of ecological diversity. For example, the use of pesticide to remove species would haphazardly remove some many species will have unfavorable effect on agro ecosystem। ठीक है, तो ये बच्चे आपको एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है, बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है, आपको याद होना चाहिए। अब हम जानते हैं बच्चों लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटू सा है, ठीक है, तो फटाफट से हम इसको खत्म कर रहे हैं। और इसको पूरी पीडीएफ बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इम्बाई बच्ची नीट एग्जाम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे इसकी बच्चों आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड द पीडीएफ एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द पीडीएफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ हैबिटेट। सो अबाउट 3/4 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, 3/4 आपके ट्रॉपिकल रीजन में रिसाइड करते हैं। So TRF tropical rainforest contains 50% of the species on the earth। ठीक है, tropical rainforest में 50% of the species present है। Excessive population is one of the causes that led to the biodiversity loss। ठीक है, आपका इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक मेन कारण है जिससे आपका क्या हो रहा है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। इसमें आपका लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स भी हो रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट्स एक्सेट्रा आपके क्या कर रहे हैं बच्चों? ये आपके फ्लोरा एंड फौना, मतलब आपके फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, इन सब की वजह से क्या हो रहा है बच्चे? हमारे अर्थ के फ्लोरा एंड फौना दोनों ही को हार्म हो रहा है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स को, दोनों को ही ये बहुत अच्छे तरीके से हार्म करते हैं। तो देखिए कैसे बुरा हाल है, ये देख रहे हो ड्रॉट की कंडीशन है, पानी के एकदम बुरा हाल है जो बैंगलोर का हो रखा है इस वक्त। ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये देखिए आप फ्लड, ये तो इंडिया की भी फोटो लगा सकते थे, इंडिया में भी आजकल इतना फ्लड आने लग गया है। ये बच्चों आपका लावा फॉर्मेशन, एटलीस्ट अच्छा है इंडिया में लावा फॉर्मेशन नहीं है। और ये बच्चों आपका क्या है? अर्थक्वेक है। इस तरीके से आपका अर्थक्वेक आता है। तो और ये बहुत सारे क्या है बच्चों आपके कारण होते हैं। तो IUCN ने बच्चों आपका जो IUCN ने जो एक बुक निकाली थी जिसके अनुसार आपके हमने स्पीशीज को कैटेगराइज किया था। ठीक है, हमने अलग अलग स्पीशीज को कैटेगराइज किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ वो उसका थ्रेट कैसा है, कि ये खत्म होने वाली है, मरने वाली है, जिंदा होने वाली है, कैसी स्पीशीज है, इसके बारे में, थ्रेट के बारे में था। सो IUCN इश्यूड डेटा, एक बुक निकाली थी जिसको हमने क्या कहते हैं बच्चों? रेड डेटा बुक। द ऑर्गेनाइजेशन हैज कैटेगराइज्ड द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू 9 कैटेगरीज। 9 कैटेगरीज में निकाला है। वो 9 कैटेगरीज कौन सी है बच्चे आपकी? एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, नियर टू थ्रेट स्पीशीज, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज, डेटा डिफिशिएंट स्पीशीज, नॉट इवैल्यूएटेड स्पीशीज। इस तरीके से 9 कैटेगरीज में निकाले हैं। तो आपको इन सब के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये NCERT का डेटा याद करना है। इन द लास्ट 500 years, IUCN Red List 2004 documented the extinction of 784 species. My God.
जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। तो देखिए 338 वर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स, 339 इनवर्टिब्रेट्स हैं बच्चों इसके अंदर में। वो कितने में बच्चों? आपके लास्ट 500 ईयर्स में। दैट्स अ वेरी वेरी डिमार्केटिंग चेंज। What are the causes of biodiversity loss? तो ये बच्चों इसको हम क्या बुलाते हैं? evil quadrate। ठीक है, there are 4 evil quadrate जिसकी वजह से आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। तो सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चे आपका स्पीशीज का लॉस होने का? ये है कि आपसे घर ही छीन लिया गया। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो चलो एक ही करके पहले सबके बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चे आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आपका क्या आता है बच्चे? आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है। मतलब इसमें आपका हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हमने जंगल को काट के हम क्या कर रहे हैं बच्चों? उसको हम रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करें। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट व्हिच वाज वंस कवर्ड मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस आर नाउ हैविंग ओनली 6%। तो देखो 14% से 6% हो गया, माय गॉड। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एंड हैज मिलियन ऑफ स्पीशीज, बट द फॉरेस्ट इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग ऑफ सोयाबीन्स एंड ग्रेजिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आपकी कैटल ग्रेजिंग एक्टिविटीज के लिए और सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए उस फॉरेस्ट को काटते चले गए, जिससे क्या हो रहा है बच्चों? उनका habitat loss हुआ। Due to habitat destruction, mammals, birds and other species are badly affected, leading to population decline। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? आपकी population की decline हुआ। फिर है बच्चों आपको ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में बेसिकली मतलब क्या है? आपको जितना चाहिए था हम उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें जितना चाहिए था, हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। हमने क्या किया बच्चों? लिमिट से ज्यादा को चीजों को यूज किया। इन द लास्ट 500 ईयर्स बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, स्पीशीज लाइक स्टेलर सी काउ and passenger pigeon has gone extinct। ठीक है, many marine fishes population are over harvested, endangered the extinction of common आपकी स्पीशीज को। तो आप देख सकते हैं कैसे आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम क्या करते हैं? टिम्बर को काटते चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो कैसे हमने जंगल को काट करके एकदम बंजर बना दिया है। You can see this video very clearly। माय गॉड, एनिमल्स की डेथ हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इसमें बेटा आपका कोई जादू नहीं आ रहा है। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने कोई सी भी एक फॉरेन स्पीशीज एक एरिया में हमने इंट्रोड्यूस करा दी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में हमने कोई सी भी दूसरी स्पीशीज को हमने क्या कर दिया बच्चों? इंट्रोड्यूस करा दी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? आपकी जो इंडिजिनस स्पीशीज है उसकी क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। तो एलियन स्पीशीज आर इंडेंजर्ड। Alien species are defined as a species that originally didn't inhabit a particular habitat. More than 200 species of cichlid fish in Lake Victoria of East Africa were extinct due to the introduction of Nile perch। ठीक है, आपके नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से, नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से आपकी चिशल फिश की क्या होगी बच्चों? डेथ हो गई। कहां पे? लेक विक्टोरिया में ऑफ ईस्ट अफ्रीका में ये हुआ था। द थ्रेट पोजेस टू आवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटेना एंड वाटर हाइसिंथ। तो इसी तरीके से लैंटेना, वाटर हाइसिंथ एंड पार्थिनियम ने इंडिया में भी क्या किया बच्चों? आपका डिवास्टेशन कॉज किया। एक और अभी कॉज कर रहे हैं, वो कौन सा है? अफ्रीकन कैटफिश कैलेरिस इज पोजेसिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस ऑफ द रिवर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों? आपके इंडिजिनस स्पीशीज को भी क्या कर रहे हैं बच्चों? हार्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये फिशेस को हम डेथ हो रही है। ये आपका क्या हो गया? पार्थिनियम है। इकॉर्निया, कैसे आपका इकॉर्निया ग्रो हो रहा है, और यहां पे आपकी कैटफिशेस की डेथ हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों आपके एलियन स्पीशीज। आपका लास्ट क्या? कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया? कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों? सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म आपके सिम्बायोसिस शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या हो गया बच्चा? आपका म्यूचुअलिज्म। ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म। मतलब ये एक प्लस प्लस इंटरेक्शन है ये। ठीक है, प्लस प्लस इंटरेक्शन। इसमें से अगर कोई भी एक की डेथ हो जाएगी, दूसरा ऑटोमेटिकली डाई कर जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू कोएक्सटिंक्शन मींस दैट व्हेन अ सर्टेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड द एनिमल having association it also become extinct। ठीक है, वो भी क्या कर जाते हैं बच्चों? एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। when a host fish species goes extinct, the assemblage of parasite species also faces the same phase। ठीक है, वो भी क्या करते हैं बच्चों? ये सेम चीज को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लांट पॉलिनेटर्स के बारे में है, यहाँ पे प्रे प्रेडेटर्स है बच्चों, और यहाँ पे आपका होस्ट पैरासाइट है ये। चलो, तो बच्चों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। सो आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट सेगमेंट खोलना है और कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने।
द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज फाउंड इन अफ्रीकन ग्रासलैंड, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, ईस्टर्न घाट्स इन इंडिया। तो आपको कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है बच्चों। वन मोर क्वेश्चन, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेगमेंट में आंसर करिए। अब हम जानने वाले बच्चों कंजर्वेशन के बारे में। अब तक हमने जान लिया कि हम बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं। अब हमें समझना है कि हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को, अपने अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कर सकते हैं गाइस, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब हम समझेंगे। So the protection, preservation and management of biodiversity to maintain optimum level and deserve sustainable benefits for the present as well as future generations are known as the conservation of biodiversity. Biodiversity conservation ensures the protection and preservation of species diversity, sustainable management of species and ecosystem को ये बचा के रख रहे हैं। तो अब हम क्यों बचाएं बच्चों, तो देयर आर सर्टेन रीजंस, देयर आर स्पेसिफिक सर्टेन रीजंस। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है बच्चे, आपका नैरो यूटिलिटेरियन। तो नैरो यूटिलिटेरियन में क्या आ रहा है, आर आर्ग्यूमेंट्स ऑन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज आर ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक फूड, firewood, fiber, construction material and industrial products like tannin, lubricants and dyes. ठीक है, so 25,000 species of plant that contribute to traditional medicine, which आपके क्या कहते हैं बच्चों, आपके प्लांट से ही बनते हैं। This has been formed by plants only. Medicinal plants in tropical rainforest are identified and waiting to be explored. Natural nations with rich biodiversity ये आपके बेनिफिट्स को पा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास, हम डायरेक्टली बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के ऊपर, जैसे आपका टिम्बर हो गया, आपके मेडिसिन हो गए, आपके क्या होते हैं बच्चों, फायरवुड हो गया। ठीक है, बहुत सारे चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं बच्चों, आपके डायरेक्टली हम उस पे। अब अगर हम देखते हैं बच्चों, अगला आता है आपका ब्रॉड यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन में हम क्या होता है बच्चों, इसमें हम डिपेंडेंट होते हैं फॉर ऑक्सीजन, जो कि मेन चीज है बच्चों, वी रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हमारा सर्वाइवल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन many ecosystem services in nature. So broadly utilitarian reasons mainly explain the broad and general use of biodiversity for intangible benefits like oxygen, pollination and aesthetic pleasure. Amazon rainforest produces 20% of the total oxygen of the Earth's atmosphere through photosynthesis. Oh my God, such a huge number. सोच सकते हो आप लोग, such a huge number. अब कुछ क्या है बच्चों, आपके एथिकल रीजंस भी हैं। एथिकल रीजंस क्या है बच्चों, कि आप फ्यूचर जनरेशंस को क्या दोगे। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, अभी आपकी जनरेशन ठीक है, आगे की जनरेशंस को हम क्या देंगे, वो भी एक बहुत ही बड़ा आपका क्या कहते हैं ना बच्चों, एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है। सो एथिकल आर्ग्यूमेंट रिलेट टू द value system of philosophers and culture to stress of the intrinsic value of nature and concept of divine creation. Resources should not be wasted, किसी भी तरीके से resources waste नहीं होना चाहिए। Humans should live within the same ecological limitation as the other species live. ठीक है, humans को भी same हक है जैसे बाकी species का लिखने का। Nature has not only value, economic value, but spiritual and aesthetic value also. अब हम कैसे बचाएं, ठीक है, अब मेन रीजन है बच्चों, अब हम कैसे बचाएं, ये मेन रीजन आ जाता है। ठीक है, the protection, restoration and management of biodiversity are required to deserve sustainable benefits for present and future generation. ठीक है, हम दो तरीके से बचा सकते हैं बच्चों, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स preservation and protection of the species in their natural habitat. It focuses on the conservation of genetic resources in natural population. In situ का मतलब क्या हो गया बच्चों, हम ऑन साइट प्रिजर्वेशन, वहीं के वहीं हम क्या कर ले बच्चों, हम उसको प्रिजर्व कर ले। ठीक है, इन सिटू प्रिजर्वेशन का मतलब को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑन साइट। At particular site only we are going to do the preservation. So in situ conservation involves preservation and protection of the species in their natural habitat. It focuses on the conservation of genetic resources in natural population of plant and animal species. इसमें आता है बच्चों आपके biosphere reserve, national park, wildlife sanctuaries, biodiversity hotspots, gene sanctuaries and sacred groves.
It is a convenient way of biodiversity conservation as various living organisms can be conserved at the same time. So देख सकते हो कैसे कितना ब्यूटीफुल सा ये हमारा छोटू सा एलिफेंट था। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिखाया जा रहा है, ये इंडिया की नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि इंडिया वाले होते तो अब तक चिल्लाना शुरू कर देते। ठीक है, अब हम जानते हैं बच्चों एंडेमिज्म के बारे में। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि एक स्पीशीज एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली, एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडेमिक स्पीशीज। जैसे कि आपका कैंगरू, कैंगरू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और आपका एक टाइप का लायन सिर्फ और सिर्फ आपके गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही पाया जाता है। तो मैं आपको हाइड कर देता हूं, आप देखिए, एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज व्हिच आर फाउंड in just one region and nowhere else in the world. For example, kangaroos are found only in Australia, nowhere else in the world. Aztec lion is only found in the Gir National Park, Gujarat. The purple frog is also known as the pig-nosed frog and is found in the rainforest of Western Ghats of India. ठीक है, Western Ghats of India में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों आपके हॉटस्पॉट्स के बारे में। There are different hotspots present in India. मतलब वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में अलग अलग हॉटस्पॉट्स हैं। सो देयर आर 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड 9 हैव बीन डिस्कवर्ड। मतलब 25 पुराने थे और 9 नए आए हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 34। तो इसीलिए हम हर जगह 25 + 9 के फॉर्म में ही लिखा है, ऑल ओवर जगह 25 + 9 के ही फॉर्म में लिखा है। अब ये हॉटस्पॉट वो रीजन होते हैं जहां पे क्या होता है, अच्छा वाईफाई आता है नहीं। हॉटस्पॉट्स आर दो रीजन जहां पे क्या होता है बच्चे, स्पीशीज रिचनेस होती है, एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा पाई जाती हैं। सो दीज रीजन्स आर हैविंग एक्सेलरेटेड। अगर इसको हमने ये अभी इस वक्त हैबिटेट लॉस पे बहुत ज्यादा है कि अगर ये खराब होने लग गई तो हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, एक बहुत बड़ा त्राहिमाम, एक बहुत बड़ा डिजास्टर कॉज होगा। बायोडायवर्सिटी कवर्स less than 2% of the earth's land area and their protected can reduce 30%। ठीक है, उसके हमने इसके एक्सटेंशन को 30% हम बचा सकते हैं अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। There are major 4 biodiversity hotspot in India। हिमालयाज, अब श्रीलंका नहीं मानेंगे हम, इसमें 3 ही मानते हैं। हिमालयाज हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। श्रीलंका बच्चों हमारे इंडिया में नहीं आता है, तो ये हम इंडिया में नहीं मानते। ठीक है, तो हिमालय, इंडो बर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स आते हैं बच्चों हमारे इंडिया के अंदर में। अब लास्ट पार्ट आता है बच्चों आपका क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑफ साइट कंजर्वेशन बुलाते हैं। दिस कंजर्वेशन मेथड प्रोटेक्ट थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट एंड रीलोकेट्स देम टू लोकेशन लाइक जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड सीड बैंक्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड। एक्स सिटू कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द वल्नरेबल स्पीशीज। Gametes of endangered species are kept viable and fertile using cryopreservation technique. In seed bank, seed of several genetic various strains of plants are preserved for a long time में हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए, इन सिटू एंड एक्स सिटू। अब हमारी पूरी की पूरी दुनिया भी बच्चों आपकी कंजर्वेशन में लगी हुई है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अलग अलग पॉलिसीज को जनरेट कर रहे हैं, हम क्या कर सके, अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, हम क्या कर सके, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी तरीके से कुछ कुछ पॉलिसीज हैं जो कि हम जानेंगे। So there are no political boundaries when it comes to the biodiversity and conservation. It is the responsibility of all nations. तो Earth Summit हुआ था, held in Rio de Janeiro in the year 1992. It called all nations to take appropriate measure for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of natural resources. The World Summit on Sustainable Development, फिर आपका एक और है, World Summit हुआ था Sustainable Development held in the year 2002 in Johannesburg, South Africa. ठीक है, जो कि जहां पे 190 कंट्रीज प्लेस्ड फॉर द कमिटमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कमेंट सेगमेंट में आप लोग बताएंगे। तो बस बच्चों ये था आपका छोटू सा चैप्टर, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, पूरा आपका एनसीईआरटी का डेटा बेस्ड है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बच्चों आपको एनसीईआरटी को ढंग से समझना है। और बच्चों और भी इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो इम्बाइब प्रैक्टिस टेस्ट फीचर जरूर एक्सप्लोर करें। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों, आपको इम्बाइब ऐप। प्ले स्टोर पे जाइए, आपका एप्पल स्टोर पे जाइए, वहां पे आप इम्बाइब ऐप सर्च करेंगे तो आपको इम्बाइब के लर्निंग आउटकम ऐप मिल जाएगी। देन वी हैव वन मोर ब्यूटीफुल ऐप कॉल्ड एज इम्बाइब लेंस ऐप एंड वर्चुअल लैब
एक्सपेरिमेंट ऐप, सो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड ऑल दीज ऐप। ये इन ऐप में आप सिंगल लॉगिन आईडी से ही आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप में आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एम्बाइब ऐप में आप तो पूरी क्लासेस होती है, ठीक है गाइस। और मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में आपको टेलीग्राम चैनल इम्बाइब अचीव नीट एग्जाम में भेज दूंगा, ठीक है। तो जल्दी मुलाकात करते हैं, आपको कहां पे, आपकी लाइव क्लासेस मुलाकात करते हैं, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.